ओके जी, स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग मेमोरी, ऑलरेडी हमने ये चैप्टर कवर किया हुआ है, हो सकता है हम थोड़ा सा जल्दी इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पहले से क्लियर होंगे वो मैं थोड़ा जल्दी उसको, जहाँ पे हमें टाइम लगाना चाहिए वहीं पे हम टाइम लगाएंगे। ओके, ये डायग्राम देख के कुछ समझ आ रहा है? और आप ये इस लेवल पे आ गए हैं आपके, ये डायग्राम आपने मेरे 20 दफ़ा तो देख चुके होंगे। यहीं से स्टार्ट किया था और हम यहीं पे एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, कीप बफर पूल और एमके बफर कैसे? हाँ, ये कुछ ऐसे पोर्शन है वो ग्रे एरियाज हैं आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी ग्रे रहने चाहिए। ठीक है, वो आगे चल के क्लियर होंगे आप, मेरे ख्याल में इसी चैप्टर में हो जाएंगे। अच्छा जी, प्रिंट, क्लीन, फ्री, अनयूज्ड एंड डर्टी, क्लियर है? क्लियर। डीबी ब्लॉक साइज एंड डीबी कैशे साइज। ब्लॉक साइज ब्लॉक साइज वही होता है डीबी का जो कैशे साइज होता है, सेम होता है। नहीं, ब्लॉक साइज तो होते हैं जो 8 होता है, जो डेटाबेस का ब्लॉक साइज है 8 केबी है। वो कैशे साइज सेम होता है ना? कैशे साइज के सेम, कैशे का ब्लॉक साइज आपका जो डिफॉल्ट ब्लॉक साइज होता है वही आपकी कैशे का ब्लॉक साइज होता है। ठीक है, डीबी राइटर क्या करता है, डेटाबेस बफर कैशे से डर्टी बफर उठाता है और डेटा फाइल्स में राइट करता है। ये दो एक्स्ट्रा चीजें जो अभी हमने कवर नहीं की थी, एक होती है चेक पॉइंट क्यू और एक होती है LRU लिस्ट। हाँ, ये जो देखें आप, आपके बफर कैशे में 1000 ऑफ ब्लॉक्स हो सकते हैं। बफर कैशे 1000 ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो सकती है। कौन से ब्लॉक्स है जो एज आउट करने हैं, जो कौन से नहीं करने, उनकी लिस्ट मेंटेन होती है। कौन से ब्लॉक्स है जिनको चेक पॉइंट करना है, कौन से ब्लॉक्स है जिनको चेक पॉइंट नहीं करना, मीन्स कौन से ब्लॉक्स है जो डर्टी हो चुके हैं वो चेक पॉइंट क्यू या डर्टी क्यू होते हैं। ठीक है, उसमें उनके ब्लॉक्स के एड्रेसेस होते हैं, हर डर्टी जो बफर होगा उसका एड्रेस होगा उसमें चेक पॉइंट क्यू। ठीक है, ये क्लियर है? और आपके ब्लॉक्स जो है बफर कैशे के अंदर 4 स्टेट्स में हो सकते हैं, पिन, क्लीन, फ्री, अनयूज्ड या डर्टी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिएगा जी, इंपॉर्टेंट है रिसाइकल पूल, की पूल एंड डिफॉल्ट पूल। आप यूजली जो आपकी जो कैशे होती है ना, जिसको आपको बफर कैशे कहते हैं या डीबी कैशे भी कहते हैं, उसको पूल भी कहा जाता है। ठीक है, उसको डिफॉल्ट पूल भी कहा जाता है, की पूल, डिफॉल्ट पूल एंड रिसाइकल पूल। अच्छा, देखते हैं जरा इसको। आपकी डेटाबेस में कैशे होती है जो कि जिसको डिफॉल्ट कैशे कहते हैं, वो डीबी अंडरस्कोर कैशे अंडरस्कोर साइज के पैरामीटर से आप कंट्रोल करते हैं। ये जिसको डेटाबेस बफर कैशे कहते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने 400 MB की क्रिएट की है। ठीक है, और ये डायनेमिक पैरामीटर रन टाइम पे चेंज हो जाता है, डीबी कैशे साइज। ठीक है, अच्छा, अब इस कैशे में अगर आपका कोई डाटा आ जाए, इस कैशे में होता क्या है, ब्लॉक्स होते हैं। कौन से ब्लॉक्स? यस, कोई भी ब्लॉक्स, टेबल्स के, जो भी सर वो टेबल्स के या इंडेक्सेस के, ऐसे ही है ना, जो भी क्वेरी हुए या चेंज हुए, जो भी वो आपके ब्लॉक्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, जब ये कैशे फुल हो जाती है तो फिर क्या होता है, LRU चलता है और लीस्ट यूज ब्लॉक्स को निकाल देता है। लेट्स ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, इनकी जगह नहीं है ब्लॉक्स के लिए स्पेस हो। अब ये जो ब्लॉक्स निकल जाते हैं ना कैशे से, ये एक इशू है ना इसमें, वो दोबारा रीड करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपकी अगर एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो नहीं होगा क्लीन ब्लॉक हाँ, अगर अब क्लीन है, सारे डर्टी हैं तो फिर डर्टी भी निकालनी पड़ेगी, फिर वो राइट आउट, फिर राइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि क्लीन ही निकले, डर्टी भी निकल सकता है। अच्छा, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एप्लीकेशन में 2 तरह के टेबल्स होते हैं। एक होते हैं जी लुकअप टाइप टेबल्स और एक होते हैं जी डिटेल टेबल्स। लुकअप टेबल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनमें खास खास इंफॉर्मेशन है, जैसे जी सिटीज का टेबल हो गया, कंट्रीज का टेबल हो गया, कोड्स का टेबल हो गया, डिपार्टमेंट्स का हो गया, ये लुकअप टेबल्स हैं। और लुकअप टेबल्स नॉर्मली ऐसे होते हैं जो बार बार क्यूरी हो रहे होते हैं। ठीक है, अपडेट ज्यादा नहीं होते, क्यूरी बार बार, उनका साइज नॉर्मली कम होता है, बहुत कम होता है उनका। ठीक है, और वो
फ्रीक्वेंटली उनमें डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं हो रहा होता, ठीक है। वो स्टैटिक टाइप के टेबल होते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके यूजर्स का टेबल है, जब भी कोई यूजर लॉगिन होगा आपकी एप्लीकेशन का लेट से अलग से एक टेबल है जिसमें आप एप्लीकेशन लेवल पे आपके यूजर्स अलग हैं, डेटाबेस पे अलग है, आपका बैकएंड पे यूजर वो यूज जरूर होता है। हर दफा वो लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए वो टेबल यूज होता है, ठीक है। बहुत सारी लेयर होते हैं, ठीक है। तो आपके बहुत सारे टेबल्स हैं जो कि बार बार आपके डेटाबेस में यूज हो रहे होते हैं। अब वो टेबल एक दफा बफर कैशे में आ जाएं और फिर बफर कैशे से निकल जाएं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इम्पैक्ट कितना हो सकता है उसका। अच्छा, अब हमारा एम ये है कि बफर कैशे में एक दफा डाटा आ जाए, कुछ डाटा, सारा नहीं, कुछ ऐसा डाटा, लुकअप टेबल्स, कुछ स्पेसिफिक डाटा आ जाए बफर कैशे में, तो बफर कैशे से निकल ना सके जब तक डेटाबेस चल रही है। तो वो जो ये कैशे आपकी है जिसको डिफॉल्ट कैशे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड योर डिफॉल्ट कैशे, या इसको डिफॉल्ट पूल भी कहते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट पूल या डिफॉल्ट कैशे, आपकी डिफॉल्ट कैशे डिफॉल्ट पूल में ये पॉसिबल नहीं क्योंकि इस पर एल्गोरिथम चलता है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली करना चाहिए आपको, हम एक और कैशे बना लेते हैं। यहाँ पे बात है जी जी, ये भी तो चांस है ना कि क्योंकि बहुत ज्यादा यूजर तो वाला व्यू में आ ही नहीं नंबर उसका, वो तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है बफर कैशे पे इतना प्रेशर पड़ जाए, एकदम इतना डाटा आ जाए, ठीक है, तो एज आउट हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि इसको ये एज आउट हो कि इन एनी केस, क्योंकि हम उस पर नहीं जा सकते, असम्पशंस पे नहीं जा सकते, हमें नहीं पता कि वो कितना फ्रीक्वेंटली यूज हो सकता है। मेमोरी का इशू है हमारे पास, बफर कैशे का साइज इंक्रीज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, हम db कीप कैशे साइज का पैरामीटर है वो स्पेसिफाई कर देंगे, वो हम लेट से कर दें जितना भी है। तो हम वो देखेंगे लुकअप टेबल्स का साइज, उनके इंडेक्सेस का साइज, उससे थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे db कीप कैशे साइज, ठीक है। मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ अपने पास, मैं लेट से एम्प्लॉयज के टेबल को कीप करना चाहता हूँ। तो फिर ये हम कुछ खास इंफॉर्मेशन के लिए हम वो ये इंश्योर करें कि वो कैशे हिट हो, कैशे मिस नहीं हो। यस, पहली दफा कैशे मिस होगी, हाँ, उसके बाद वो कैशे हिट होगी। सर ये दोनों जगह पे साथ ही आएगा या जब उधर से निकलेगा इधर आएगा, ये किस तरह? नहीं, वो सिर्फ इधर आएगा। वो आएगा इधर। अच्छा, ये स्पेसिफिक उसके लिए कैशे होगी, ये एरिया उसके अंदर ही होगा ना, ये एरिया सर, ये एरिया उसके अंदर ही है ना, नहीं। अलग है उससे। अच्छा, जब भी रीड राइट होगा तो इस कैशे इसमें आएगा। मतलब भी किसी रीड राइट होगा, उसमें से टेबल जो है जिसका जो कैशे है वो बफर में उसमें बाकी स्पेसिफिक टेबल में आएगा। असल टेबल का जो है ना वो इसी में आएगा, कीप कैशे में आएगा। क्या चीज साइज कम करेंगे जहाँ हमारे का टोटल निकाल स्पेसिफिक टेबल में लगाते हैं 400 लेट से 10 M किया मैंने। आप क्या करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स को की कैशे में रखना चाहते हैं उनके साइज से ले लेंगे। कैसे लेंगे, मैं एक टेबल का साइज देखना चाहता हूँ, कैसे लूंगा साइज उसका, टेबल और उसके इंडेक्सेस का साइज। लेट टेबल का ही बता दें, इंडेक्सेस का डेफिनेटली पता चल जाएगा। कहाँ से देखेंगे? सेगमेंट्स का साइज। यस, db एंड उसको सेगमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप ओनर भी साथ ले लेंगे तो पता चलेगा। एम्प्लॉइज 2 एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली 2 डिफरेंट ओनर होंगे इसके, ठीक है। एक टेस्ट यूजर मेथड में ओनर है, वो ये सर ये टेबल और उसके इंडेक्स हर चीज मिला के नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर टेबल का है। अगर आपने इसके इंडेक्सेस का देखना तो वो अलग से करना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ एम्प्लॉइज के टेबल के ऊपर जितने इंडेक्सेस लगे हुए हैं उनका साइज में देखो, तो मैं करूँगा सेलेक्ट सम बाइट्स
ठीक है। तो एम्प्लॉइज के टेबल के ऊपर जितने इंडेक्सेस लगे हैं उनका साइज ये है। तो आप वो सारे सबको देखेंगे, सम करेंगे, फिर आप उसमें उतनी कीप कैशे बना लेंगे। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस टेबल को वो कीप कैशे असाइन कर दें, तो आप करेंगे ऑल्टर टेबल HR डॉट एम्प्लॉइज स्टोरेज पैरेंथेसिस में बफर अंडरस्कोर पूल कीप। 3 तरह के बफर पूल्स होते हैं, एक होता है कीप, एक होता है डिफॉल्ट और एक होता है रिसाइकल। ठीक है। तो अभी हमने कीप के बारे में, अब इस टेबल में से जब भी डाटा क्वेरी होगा वो कीप कैशे में, अब आपके डाटाबेस बफर कैशे आपके SGA में 2 कैशियर हैं, एक आपकी डिफॉल्ट कैशियर है, ठीक है, एक आपकी इसको जो साइज मिला है 10 MB का, हाँ जी, ये इधर ही से मिला है डीबीएम इसको कैश साइज नहीं वो SGA में से, SGA में से मिला ना, वो इसमें से लेकिन SGA में हमने फुल रिक्वेस्ट किया तो एक ओपन जिसको बफर कैशे को कम किया जगह थोड़ी सी चाहिए, फिर इसको डाल दिया। लेकिन आपके पास ये SGA है, SGA 100% यूज्ड है, फ्री स्पेस कुछ भी नहीं है, सारे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एलोकेटेड हैं। हमने क्या किया, किसी एक को श्रिंक किया, श्रिंक करने के बाद जो स्पेस बाकी बची है यहाँ पे हमने कीप कैशे हमने मैनुअल मैनेजमेंट की इससे। यस, ये हमेशा मैनुअल होता है मैनेज, ये ऑटोमेटिक मैनेज नहीं होता। ठीक है। कीप कैशे ये पैरामीटर अभी ऐड हुए हैं या पहले से? ये पहले से थे, नए थे ये पैरामीटर्स। तो सर ये तब यूज होता है जब आपको एप्लीकेशन यूज कर रहे हो नहीं हाँ, कोई भी आपके फॉरनेट पे आपकी एप्लीकेशन भी है ना। हाँ आपने अगर आपने वेयर हाउस वगैरह की तो ऐसा नहीं हाँ नहीं वेयर हाउस में भी यूज होता है, आपके वेयर हाउस में भी तो लुकअप टेबल्स होते हैं। आप किसी भी आपके केस में हमारे केस में तो पता है कि हर पेज पे हर एक पे देखें, आप डेटाबेस मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से उस वक्त कर सकते हैं। डेटाबेस की परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बगैर आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग नहीं कर सकते हैं डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस लेवल की चीज़ें तो ट्वीक कर सकते हैं आप, लेकिन आप थारो जिसको आप कहते हैं ना डेटाबेस की ट्यूनिंग, वो नहीं कर सकते आप जब तक कि एप्लीकेशन का आपको आइडिया नहीं, एप्लीकेशन क्या करती है, कौन से फॉर्म्स हैं, कौन से टेबल्स हैं, किस वक्त क्या एक्सेस होता है, कौन से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक्सेस होते हैं। यस, वो जब तक आप लोग टेबल है ना, हमें उनके खास नाम से स्टार्ट होता है, आइडिया है, तो हमने उनके साइज वगैरह काउंट करके उनको कीप कैशे में डालने। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक डेटाबेस थी टिप्को के नाम से, मैं टेलीनॉर में था उस वक्त, टिप्को के नाम से डेटाबेस थी। डेटाबेस का साइज था जी 2 GB होगा मेरा नहीं, 2 GB नहीं 10 to 12 GB कर लें, इतना होगा, इससे ज़्यादा साइज नहीं। एक बड़े हाई एंड मशीन के ऊपर वो स्टैंड अलोन डेटाबेस थी। ये टिप्को डेटाबेस थी, एक मिडिल वेयर डेटाबेस, CRM से डाटा उठा के नेटवर्क एलिमेंट्स पे एक्टिव कर देना, उधर से उठा के उधर कर देना, ये मिडिल वेयर थी। इस पे CPU कंजम्पशन कभी भी मैंने ये नहीं देखा था कि 100% से कम आई, कभी भी। अच्छा, हमें काफ़ी अर्सा, मेरे ख्याल में मुझे 3 महीने लगे थे। मतलब हम हैरान होते थे कि ये इतनी छोटी सी डेटाबेस, हमारी टेराबाइट्स में डेटाबेस, वहाँ पे CPU कंजम्पशन कभी 60% से ऊपर नहीं गई थी, तो यहाँ पे 100% 99%, 100% 99% इससे लो कभी आई। अच्छा, क्योंकि बहुत मतलब वो इतनी ज़्यादा यूज़ होती थी वो डेटाबेस कि 1 सेकंड में मे बी थाउजेंड्स ऑफ हिट्स होती थी उसमें, थाउजेंड मे बी मिलियंस ऑफ हिट्स होती थी। उसकी वजह से ना वो, अब इशू क्या था, आइडेंटिफाई जब किया गया तो एक टेबल ऐसा था जो बार बार यूज हो रहा था पूरी एप्लीकेशन में, हर फॉर्म के साथ या हर लेवल पे, हर क्यूरी के में वो टेबल जरूर यूज होता था। उस टेबल को सिर्फ कीप पूल पे ले गए, बिलीव में वो जो आपकी मेरी जो 100% CPU कंजम्पशन थी वो 10% पे आ गई। और परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ चली गई डेटाबेस की। जो हमारी वो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती जो पेंडिंग होती थी, 1 दिन लगता था, यानी कि सिम एक्टिवेट होते हुए नेटवर्क एलिमेंट्स पे, वो सारा काम विदिन 5 मिनट्स होना शुरू हो गया। पूरा 1 दिन लगता था, यानी कि 1 दिन बाद जाके सिम एक्टिवेट होती थी। इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया। टाइम रिजर्वेशन 24 आवर ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी इस तरह के ये दीज आर द सिल्वर बुलेट, ये आपको अपने डेटाबेस में सर, आप अपने टेबल को अपने अल्टर करके उसको कीप पूल के लिए असाइन कर दिया, तो जब पहली दफा वो क्वेरी होगा तब जाएगा या क्या? नहीं, पहली दफा क्वेरी होगा, पहले दफा क्वेरी होगा तो यस सर बफर कैश ही है, लेकिन मतलब अलग से उसके लिए हाँ है बफर कैश, लेकिन उसमें अलग नहीं चलता। अच्छा, अगर हम डिफॉल्ट इसको लेके आना तो फिर वही दोबारा से इसको करें, बफर एंड उसको पूल डिफॉल्ट कर दें। अच्छा, पूल के नाम है अंदर, हाँ। जैसे के अंदर पूल के नाम है, एक कीप है, एक डिफॉल्ट है और एक रिसाइकिल का भी पड़ता है। आप ये भी कर सकते हैं कि टेबल क्रिएट करते वक्त क्रिएट
टेबल माई टेबल 1 ID नंबर स्टोरेज। अच्छा ये टेबल करते हैं बफर पूल इंडेक्स को भी इसी तरीके से क्रिएट करते हुए अल्टर करके आप क्या कर सकते हैं। वो बाय डिफॉल्ट पे वो लेकिन जब एक फुल टेबल कंप्लीट कराते हैं तो उसमें जो भी एक यूजर जो आएगा उसकी तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी है सारा डाटा उसका, उसका कोई भी डाटा। टेबल की टाइप होती है वो उस पर डिपेंड होता है। नहीं वो ठीक है लेकिन एक टेबल के अंदर बहुत सारे डाटा ये वो ब्लॉक सारे उठा के लाएगा उन्हीं ब्लॉक में डाटा ना जाम भी एक यूजर को एक डाटा चाहिए, वो हो सकता है एक ही ब्लॉक के अंदर सारे यूजर का डाटा पड़ा। ये लुकअप टेबल्स के छोटे टेबल्स के लिए कीप है, बड़े टेबल्स को आप कीप नहीं कर सकते। अच्छा सर इसमें दो क्वेश्चन है। अब हमने 10 MB दिया है, हमने कुछ टेबल्स को कराए जा रहे हैं कि तो वो 10 MB के बाद रोक देगा, मैं ये क्या करेगा? नहीं रोकेगा नहीं, लेकिन जब वो टेबल को स्पेस नहीं मिलेगी ना तो वो डिफॉल्ट पे ले जाएगा। अच्छा हमें एरर नहीं आएगा डिफॉल्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर केस में आपको ये दैट इज इसलिए ये मैनुअल है, ये आपने खुद मैनेज करना है। इसलिए आप उसमें टेबल्स उतने लेके जाएं या इंडेक्सेस उतने लेके जाएं जितना उसका साइज है, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं होगा। और वो बढ़ सकता है जिस तरह वो डायनेमिक है। नहीं ये कीप आप मतलब ये रन टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, खुद से नहीं शफल नहीं होगा, बेशक ऑटोमेटिक मैनेजमेंट इनेबल है। हाँ डाउन जब तक इंस्टेंस आप रहेगा फिर वो कीप में रहेगा। बिल्कुल कीप में रहेगा। ठीक है जी, कीप की समझ आ गई आपको। डिफॉल्ट ऑलरेडी आपको पता था, डिफॉल्ट का यूजी साइज सबसे बड़ा होता है, फिर कीप कैशे होती है, फिर रिसाइकल कैशे। रिसाइकल कैशे डिपेंड करता है कॉन्फ़िगर करें या ना करें। रिसाइकल कैशे कब यूज होगी या कब कॉन्फ़िगर करनी चाहिए। लेट्स से आपके पास बड़े टेबल्स हैं कुछ, और कुछ ऐसे बड़े टेबल्स हैं जो कि रेयरली क्यूरी होते हैं, रेयरली क्यूरी होते हैं। लेट्स से हमारे केस में हैं कुछ ऐसे जो मंथ एंड बेसिस क्यूरी होते हैं, फाइनेंशियल के केस में है। ठीक है, हमारी सीआरएम के डेटाबेसेस उसमें मंथ में 2 दफा कॉल होते हैं, मंथ में 1 दफा होते हैं। उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कैशे बना सकते हैं, उनको रिसाइकिल कैशे असाइन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, अगर वो कैश वो जो ऐसे टेबल जो बड़े टेबल्स हैं वो नॉर्मली क्यूरी नहीं होते, वो अगर डिफॉल्ट कैशे में जाएंगे तो क्या करेंगे, फ्लड कर देंगे और फिर फ्लडिंग कर देंगे, सबको एज आउट कर देंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं आपके ओवरऑल बाकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना हो, आप क्या करते हैं बाकी सारे टेबल्स कुछ आपने कीप पे रख दिए जो आइडेंटिफाई किए, जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होने वाले, बाकियों को आपने डिफॉल्ट पे रहने दिया। कुछ जो ऐसे जो रेयरली क्यूरी होते हैं वो बड़े टेबल्स हैं, लार्ज टेबल्स हैं, उनको रिसाइकिल कैशे असाइन कर दें। वो शुरू में आएंगे रिसाइकिल कैशे में और उसके वक्त एज आउट हो जाएंगे, वो पहले 1 दफा आएंगे उस वक्त एज आउट हो जाएंगे खुद ही। अगर वो रिसाइकिल के साइज से बड़े हैं तो फिर वो दूर चले जाएंगे। नहीं, रिसाइकिल से के साइज से बड़े ना तो उसके ब्लॉक्स आते जाएंगे, स्कैन होकर डाटा आएगा और वो साथ साथ एज आउट होते जाएंगे और साथ साथ नए ब्लॉक्स आते जाएंगे। इस तरीके से ये भी अच्छा जबरदस्त। हाँ ये भी अच्छा, मतलब ये ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो एक ही टेबल आएगा और पूरे का पूरी कैशे को पूरी कैशे वो फ्लड कर देगा, फ्लड करेगा तो हर चीज एज आउट कर देगा। जब हर चीज एज आउट हो जाएगी तो फिर दोबारा से नए सिरे से वो, तो हमारे केस में एक्चुअली वो जो टिपिको की डेटाबेस थी उसमें भी यही हो रहा था सर। एचडीए का साइज कम था, एचडीए का साइज आप अनलिमिटेड भी नहीं, बड़ा भी नहीं कर सकते। अब डेटाबेस का साइज 2 GB है तो आप एचडीए का साइज 10 GB नहीं रख सकते, 20 GB नहीं रख सकते। वो बेनिफिट के बजाय वो आपको लॉस होता है, परफॉर्मेंस गेन नहीं होता, परफॉर्मेंस लॉस होता है उस केस में। तो बेस्ट पॉसिबल तरीका ये था कि हम रिसाइकिल कीप कैशे बनाते और हम कीप कैशे। ये सर आपने यानी इसके ऊपर फिर वर्क करके फिर आपने ये फैसिलिटी निकाला कि कीप कैशे। हाँ, हमने एचडीए का साइज इंक्रीज भी किया, यानी कि हम 2 GB से चले थे और 15 GB तक एचडीए के साइज पे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। सर जब आपने कीप किया तो फिर उसको साइज वापस ला के भी देखा। हाँ, फिर हम साइकिल साइज एचडीए का साइज में हम 3 GB पे ले आए थे वापस। आप थोड़ा सा साइज ज्यादा दे देते हैं कि कोई आप थोड़ा नहीं ज्यादा ज्यादा 20% 30% आप ज्यादा करते हैं उसमें। ठीक है जी, सो शेयर्ड पूल जरूरत है इसमें जाने की। नई चीज नहीं है। यूजीए उस वक्त होता है जब आपका शेयर्ड सर्वर कॉन्फ़िगर्ड हो, तो आपका जो यूजर ग्लोबल आपका जो पीजी है वो यूजीए बन जाता है, वो फिर एसजीए के अंदर शेयर्ड पूल में एलोकेट होता है अगर लार्ज पूल कॉन्फ़िगर ना हो, अदरवाइज वो लार्ज पूल इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं। लार्ज पूल आपके ओरेकल एक्से इंटरफेस वो जो जिसको ट्रांजैक्शन वो कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, उसके लिए होता है। अच्छा, ओरेकल एक्से बड़ा जबरदस्त वो फीचर है ओरेकल का। लेट्स से अच्छा, आप एक ट्रांजैक्शन आप कितने सेशंस में से चला सकते हैं? एक ट्रांजैक्शन कितने सेशंस में से चला सकते हैं? एक से चला सकते हैं। ओरेकल एक्से इंटरफेस के थ्रू एक ट्रांजैक्शन 10 सेशन से चला, 20 सेशन से चला,
जितने मर्जी सेशन पैरेलल वो करें। पैरेलल करेगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल सेशंस क्रिएट करते हैं। मल्टीपल सेशंस क्रिएट करेगा, हर सेशन में डिफरेंट चीज होगी। अगर वो इन सीक्वेंस भी है तो वो सीक्वेंस में खुद ही एग्जीक्यूट करता जाएगा। अगर वो कुछ एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती हैं, कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन जिसमें कुछ चीजें पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, वो पैरेलल में एग्जीक्यूट होती है, वो रिजल्ट आता है तो फिर एक नई चीज होती है, तो फिर वो पैरेलल में भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये ओरेकल एक्सेल इंटरफेस है, उसके थ्रू आप सेशंस चला मल्टीपल सेशंस एग्जीक्यूट करके एक ट्रांजेक्शन फॉर कमिट एक सेशन में होगा, बाकी सेशन सारे कमिट हो जाएंगे खुद, ठीक है। तो वो उसको ओरेकल एक्सेल इंटरफेस कहते हैं। ओरेकल आईओ सर्वर प्रोसेसेस मल्टीपल डीबी राइटर्स या मल्टीपल वो जो पैरेललिज्म का कोई भी आप कीवर्ड यूज करते हैं, उस केस में आपका लॉजिकल यूज होगा, बैकअप एंड रिस्टोर के क्रिएशन में, एडवांस क्यूइंग के केस में, एंड ये एएमएम और एएसएमएम इसको खुद मैनेज करेगी। आपने बात की बैकअप रिस्टोर नहीं है हमारा जो लॉजिकल बैकअप की केस नहीं है। जावा पूल एंड स्ट्रीम्स पूल, जावा पूल यूज होता है आपकी जावा के कोड को कंपाइल करने के लिए। आपकी डेटाबेस की बहुत सारा कोड जावा के अंदर लिखा हुआ है, जब डेटाबेस स्टार्टअप होती है ना, बहुत सारी जावा की क्लासेस कंपाइल होनी होती हैं, तो वो जावा पूल के अंदर जाके होती हैं। तो नॉर्मली 40 MB साइज सफिशिएंट होता है। आपने अपना कोई कोड जावा के अंदर लिखा हुआ है, स्टोर प्रोसीजर बनाए हुए, तो फिर वो भी जावा पूल के अंदर जाकर कंपाइल होगा। एंड स्ट्रीम्स पूल और स्ट्रीम्स के लिए यूज होता है, वो जो स्ट्रीम्स रेप्लिकेशन के बैकएंड के यूज होती है, ठीक है। कैप्चर एंड प्रोपोगेट का जो प्रोसीजर है वो कैप्चर करके स्ट्रीम्स पूल में रखता है, वहां से प्रोपोगेट करता है आगे डेस्टिनेशन के ऊपर। लॉग बफर चेंजेस कैप्चर करता है, और लॉग राइटर उसको लिखा होता है। लॉग राइटर राइट कर रहा होता है। और इस जब ये आपका ग्रुप फिल हो जाता है तो रीड लॉग बफर से फाइल्स के अंदर, रीड लॉग ग्रुप्स के अंदर वो ग्रुप फिल हो जाता है तो लॉग से चेक होता है और फिर आर्काइव से। सर बफर के अंदर और ग्रुप्स के अंदर सारा चेंज वेक्टर ही होता है ना, डाटा तो नहीं होता। चेंज वेक्टर का क्या मतलब है? चेंज वेक्टर मींस के चेंज डेटा और उसका रेफरेंस, ठीक है। चेंज वेक्टर का मतलब ये होता है कि चेंज डेटा, चेंज वेक्टर का मतलब ये है कि एड्रेस एंड डाटा, ये बस ये होता है इसमें कि हाँ। उससे पूरी रो नहीं होगी, कॉलम होगा। यस, उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू, इसलिए इसको चेंज वेक्टर कहते हैं। ओके जी, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये तो बताइए कि आप उससे हाँ क्लियर है। इसमें देखें आपका जो दो कंसेप्ट हैं, एक है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट और एक है ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। और दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो एग्जाम में यही चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है। एक है AMM और एक है ASMM, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? AMM 11G का फीचर है, ASMM 10G ऑनवर्ड का फीचर है, ठीक है। बाकी दोनों सेम है। नहीं सेम नहीं है। सेम नहीं है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट SG और PGA एग्रीगेट दोनों को मैनेज करता है। ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट सिर्फ शेयर्ड मेमोरी को मैनेज करता है, जो कि SGA है। ये डिफरेंस है बस, ठीक है। AMM इज द फीचर ऑफ 11G एंड ये आप सेट कर सकते हैं मेमोरी टारगेट और मेमोरी मैक्स टारगेट और मेमोरी टारगेट। ये PGA को भी करता है, ये PGA एग्रीगेट को भी कर रहा है। आप ओवरऑल बॉडी मेमोरी दे रहे हैं, उसमें से SG और PGA खुद मैनेज कर रहे हैं, वो सिस्टम खुद ही कर रहा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो चाहिए होती है। अगर आप सर ये जो ये खुद SGA का साइज भी ऊपर नीचे कर रहा होता है। SGA का साइज भी और PGA का साइज, सर कैसी मैनेजमेंट इसकी अपनी जो है ठीक होती है? तो ठीक है। मतलब मैंने अभी तक देखा, मुझे कोई इसमें आप यूज करते हैं? मैंने किया यूज। मैं वैसे प्रेफर ये करता हूँ मैनुअल करूँ, मैं खुद ही चीजें मैनेज कर रहा वैसे हूँ, most लेकिन of अदरवाइज manual ही हो रहा आप है। हाँ, लेकिन आप इसको ऑटोमेटिक पे रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इजीली रख सकते हैं। अच्छा जी, पहले आपके पास हुआ करता था SGA मैक्स साइज और फिर 10G में SGA टारगेट के नाम से पैरामीटर है। जब आपने SGA टारगेट सेट कर दिया तो आपको बहुत सारे सब कंपोनेंट्स के पैरामीटर के साइजेस खुद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो DB कीप है, DB रिसाइकल है, DBN के कैशे साइज है, ये आपको खुद मैनेज करने पड़ते हैं, ये ऑटोमेटिकली मैनेज नहीं होते। इसमें लॉग बफर भी है, ठीक है। सर ये NP जो है वो डिफॉल्ट कैशे को कहते हैं? ये डिस्कस करते हैं, अच्छा। पॉड नहीं लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने ये SGA टारगेट का पैरामीटर सेट करेंगे तो ASMM इनेबल हो जाएगी, ये 10G ऑनवर्ड है, ठीक है। अगर आपके पास मेमोरी टारगेट का पैरामीटर सेट कर दिया तो फिर SGA टारगेट भी सेट करने की जरूरत नहीं है, PGA एग्रीगेट टारगेट भी सेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सारी चीजों को मैनेज करेगा। लेकिन फिर भी आपकी जो DB की रिसाइकल और N के कैशेज हैं ये खुद मैनेज करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली मैनेज नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इनेबल डिसेबल करते हैं मैं उसमें नहीं कहा, ये हमें पता है ऑलरेडी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वक्त साइजेस क्या हैं और लास्ट 800 जो रीसाइज के ऑपरेशन हुए वो क्या हुए, तो वी डाटा मेमोरी डायनेमिक कंपोनेंट्स और वी डाटा मेमोरी रीसाइज ऑप्स और वी डाटा मेमोरी टारगेट एडवाइस के व्यूज हैं,
उनके थ्रू एडवाइजरीज ले सकते हैं कि क्या एडवाइजरी साइज कितना होना चाहिए, या फिर लास्ट 800 जो रीसाइज किए वो क्या रीसाइज थे, कौन से एरियाज उसने रीसाइज किए थे। और बीटा से मेमोरी डायनेमिक कंपोनेंट्स में करंट साइजेस देख सकते हैं उनके। आप शो पैरामीटर करके देखेंगे वो 0 साइजेस दिखाएगा, और बीटा से मेमोरी डायनेमिक कंपोनेंट्स में से जाके देखेंगे तो फिर उनके आपको असल में एसजीए के सब कंपोनेंट्स के या पीजीए के एग्रीगेट आउटपुट के साइजेस आपको दिखाएगा। क्लियर है? तो खत्म करते हैं, फिर वो एनके कैशे पे आते हैं। ठीक है। एफिशिएंट मेमोरी यूजेस गाइडलाइंस कैन फिट द एसजीए इनटू द फिजिकल मेमोरी। हाँ ठीक है। और आप ओवर एलोकेट ना करें, मतलब ये है कि ये ना हो गया आपकी मेमोरी कम है और आपने ओवर एलोकेट कर दिया है, ओएस के पास मेमोरी नहीं बची है, और पेजिंग स्वैपिंग होना शुरू हो गया। तो उतनी मेमोरी दें जितनी आपको मतलब ऑप्टिमल मेमोरी दें। ट्यून फॉर अ हाई बफर कैशे हिट रेशियो व्हेन द फॉलोइंग कैविट्स इवन वैलिड एंड नेसेसरी फुल टेबल स्कैन लोअर इट। बार बार फुल टेबल स्कैन हो रहा है एक टेबल, तो क्या होगा वो कैशे को बिला वजह अब एक ही टेबल बार बार हो रहा है, तो वो क्या होगा आपकी हिट रेशियो को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हो सकता है हिट रेशियो आपकी वो उतनी ना हो। इट इज पॉसिबल दैट द अननेसेसरी रिपीटेड रीड्स ऑफ द सेम ब्लॉक्स आर आर्टिफिशियली रेजिंग इट। एक ब्लॉक आया मेमोरी में, एज आउट हो गया, फिर आया मेमोरी में, फिर एज आउट हो गया। ठीक है, तो बार बार एज रीड होकर मेमोरी में आ रहा है, या एक ब्लॉक बार बार रीड हो रहा है और वो एक दफ़ा रीड होकर मेमोरी में आ गया और यूजर को रिटर्न कर दिया, दोबारा फिर रीड हुआ और यूजर को रिटर्न कर दिया गया, तो हिट रेशियो इंक्रीज होती शो होता रहेगा। लेकिन वो कुछ ब्लॉक्स हैं जो बार बार क्यूरी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हिट रेशियो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ओवरऑल डेटाबेस के अगर देखा जाए तो हिट रेशियो नहीं है। ठीक है, तो हिट रेशियो एक्चुअली हिट रेशियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिट रेशियो के थ्रू आप ये नहीं देख सकते कि आपकी डेटाबेस ऑप्टिमल चल रही है, आपकी डेटाबेस सही परफॉर्म कर रही है। सो हिट रेशियो ये किसे निकाले पता करेंगे कि एक ही जो टेबल है कि ब्लॉक एक ही ब्लॉक है बार बार आ रहा है। आप देख सकते हैं वो बीटासन सिस्टैट आगे चल के देखेंगे कौन से टेबल है जो बार बार क्यूरी होती है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा रिपीटेडली क्यूरी है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, सो हिट रेशियो इज नॉट एन इंडिकेशन के हाई हिट रेशियो इज नॉट एन इंडिकेशन कि आपकी डेटाबेस बहुत ज्यादा ऑप्टिमल अच्छी परफॉर्म कर रही है, या लो हिट रेशियो इज नॉट एन इंडिकेशन के वो आपकी बहुत डेटाबेस बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्म कर रही है। लेकिन हिट रेशियो आपकी 90% से अबव होनी चाहिए, लेकिन हिट रेशियो पे टोटली नहीं रहना चाहिए। दो तरह के वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं डेटाबेस की परफॉर्मेंस के अंदर, ओरेकल की खास तौर पे। एक हिट रेशियो बेस्ड देखते हैं कि हिट रेशियो ओरेकल एक टाइप का किया हुआ करता था हिट रेशियो की, हिट रेशियो हाई है तो डेटाबेस की परफॉर्मेंस ठीक है, डीबीए की तरफ एंड पे कोई काम नहीं है। लेकिन 9 ऑनवर्ड ये चीज़ें चेंज हो गई, उसमें ये कहा गया कि हिट रेशियो इज नॉट द ओनली मैकेनिज्म टू टेस्ट द डेटाबेस परफॉर्मेंस, बट वी शुड आल्सो नीड टू चेक द वेट इवेंट्स। वेट इवेंट्स एक चीज़ है जो कि आप जरूर देखते हैं कि आपकी डेटाबेस कहाँ पे। हिट रेशियो को एक साइड पे रख दें, जो भी है हिट रेशियो ठीक है होनी चाहिए, मेंटेन रखें। हिट रेशियो 90% होनी चाहिए, 90% से कम होनी चाहिए। लेकिन हिट रेशियो के बाद फिर आप ये भी देखें कि वेट इवेंट्स क्या है। असल चीज़ है वेट इवेंट्स। आपके डेटाबेस में टोटल कितना टाइम उसको मिला, इफेक्टिव टाइम कितना मिला, उसमें कितना टाइम उसको वेट करना पड़ा, कितना टाइम उसने यूज किया एक्चुअली आपकी क्यूरीज को एग्जीक्यूट करते हुए, कितना टाइम किसी चीज़ के ऊपर वेट करना पड़ा। तो वो वेट इवेंट्स, टॉप 5 वेट इवेंट्स, टॉप 10 वेट इवेंट्स ले लेते हैं आप उनको, और फिर आप डेटाबेस को ट्यून करते हैं। तो वेट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको देखते हैं, हिट रेशियोज के ऊपर रिलाई नहीं करते आप। ठीक है, हिट रेशियोज कहाँ से निकाल सकते हैं आप? मेमोरी एडवाइजर से आपके पास एडवाइजर्स आपको बताते हैं हिट रेशियोज कितनी और कितनी होनी चाहिए। अच्छा जी, लाइब्रेरी कैशे की हिट रेशियो अगर आपने मेंटेन करनी है तो उसके लिए आप कुछ गाइडलाइंस है। ये जो सर मेटा डाटा को अच्छा, लाइब्रेरी कैशे में क्या होता है जी? यस, क्यूरीज और इनके एग्जीक्यूशन प्लान। मैंने आपको बताया था कि ओरेकल में लोअर केस में एस लिखें या अपर केस में एस लिखें, या केस सेंसिटिव है ओरेकल। ठीक है ना, वो बाइनरी में जो क्या बताया था, हाँ कन्वर्ट करता है ना उसमें ASCII कन्वर्ट करता है, तो वो केस सेंसिटिव है आपका डाटा। अच्छा, इसलिए ओरेकल कहता है जी एस्टैब्लिश फॉर्मेटिंग कन्वेंशन फॉर डेवलपर सो दैट एसक्यू स्टेटमेंट्स मैच इन द कैशे। आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट 100% सेम लिखी, आपने भी वही लिखी, लेकिन केस दोनों का मैं लिखा पिछली एग्जाम पे ही छोड़ रहा हाँ। एक ऐसी कन्वेंशन पे सारे कैप्स में करेंगे। हाँ नहीं देखें, हम क्या करते हैं यूजली, हम जब कन्वेंशन हम लगा के रख देते हैं डेवलपर्स के रूम में कि यार सिलेक्ट जो कीवर्ड्स हैं वो अपर केस में होंगे, टेबल्स के नाम कॉलम्स के नाम लोअर केस में होंगे, और स्पेसिस एक स्पेस से ज़्यादा स्पेसिस नहीं होंगे, कोई वो नहीं होंगी, वो इंडेंटेशन नहीं होगी। अगर इंडेंटेशन होंगी भी तो फिर उस हिसाब से होंगे, वो सारे उन रूल्स को फॉलो करेंगे। अदरवाइज आपने एक स्पेस भी कम ज़्यादा दे दी, वो क्यूरी ऑल टुगेदर नहीं है, ओरेकल के लिए वो डिफरेंट वो नहीं आप। ठीक है,
सो फॉर्मेटिंग कन्वेंशन जरूरी हैं, वो करें ताकि वो क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान में फॉर्मेटिंग डिफरेंट होने से प्लान नया मतलब कि डाटा तो बड़ा वही यूज है। लेकिन प्लान देखें, आप जब प्लान नया बनेगा तो क्या होगा, अब बार बार नए प्लान बने, एक क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान शेयर हो सकता था, वो बार बार नया बन रहा है, उसकी वजह से सीपीयू कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ओवरऑल उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। यूज बाइंड वेरिएबल्स, हाँ ठीक है, क्यूरी में हार्ड कोडेड नॉर्मली नहीं होता, आजकल एप्लीकेशन जितनी भी है वो वेरिएबल्स ही पास करते हैं, बैकएंड फॉर्म्स के बैकएंड पे, रिपोर्ट्स के बैकएंड पे जो भी चल रही होती हैं वो हार्ड कोडेड की होती हैं। सो एलिमिनेट अननेसेसरी डुप्लीकेट एसक्यूएल, वो इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि आप वो सेंट्रलाइज्ड कोड को सेंट्रलाइज रखें, यानी कि बार बार हर यूजर अपने इंटरफेस के लिए ना कर रहा हो, एक जेनेरिक बनाए प्रोसीजर फंक्शन बनाए, वो बार बार बहुत सारे यूजर कॉल कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंसिडर यूजिंग कर्सर शेयरिंग, कर्सर शेयरिंग को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए। कर्सर शेयरिंग क्या करता है, देख लेते हैं कर्सर शेयरिंग है इस वक्त क्या। कर्सर शेयरिंग इस वक्त है जी एग्जैक्ट। अच्छा एग्जैक्ट है, वो क्या क्या हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, और फोर्स हो सकता है। एग्जैक्ट के केस में क्या होगा, क्यूरी 100% सेम होगी तो एग्जीक्यूशन प्लान शेयर होगा, अदरवाइज नहीं शेयर होगा। सिमिलर के केस में क्या है, आपने एक स्टेटमेंट लिखी, सिलेक्ट कॉलम्स के नाम फ्रॉम, टेबल का नाम वेयर, आईडी इक्वल्स टू, आपने बाइंड वेरिएबल ने दिया, वैल्यू दे दी, हार्ड कोड दे दिया, हार्ड कोड दे दी। अब ये जब क्यूरी जाएगी और आपका सिमिलर सेट हुआ है तो ओरेकल क्या करेगा, इस क्यूरी में जो वैल्यू हार्ड कोडेड दी है इसको निकालेगा, इसकी जगह बाइंड वेरिएबल डालेगा, एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, एग्जीक्यूशन प्लान सेव करेगा, फिर क्यूरी का क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा और ये बाइंड वेरिएबल में ये वैल्यू पास करेगा, ये खुद करेगा। ठीक है, ओवरराइट हो जाएगा। अब एक और यूजर ने यही क्यूरी चलाई, वैल्यू 2 के साथ एग्जीक्यूशन प्लान शेयर हो जाएगा, एक और यूजर ने यही क्यूरी चलाई, इस वैल्यू के साथ एग्जीक्यूशन प्लान लेकिन कोई सेम है स्पेसिंग और हाँ बाकी सारे, हाँ बाकी सारे तो वही हैं, सिर्फ बाइंड वेरिएबल्स के केस में डिफरेंस होगा। अच्छा, लेकिन उस केस में करेगा क्या कि एग्जीक्यूशन प्लान हर दफा शेयर नहीं हो रहा होगा, हो सकता है वैल्यू 1 के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन प्लान शेयर हो रहा हो, वैल्यू 2 के केस वो ये देखें कि यार ये वैल्यू 2 जो है वो इसके लिए अगर डिफरेंट एग्जीक्यूशन प्लान में बनाऊं, इसके थ्रू इसके लिए अगर मैं फुल टेबल स्कैन, लेट से वैल्यू 1 के लिए उसने इंडेक्स स्कैन अडॉप्ट किया था, वैल्यू 2 के लिए वो देखता है यार इंडेक्स के थ्रू डाटा जल्दी नहीं आएगा, वो फुल टेबल स्कैन के थ्रू डाटा जल्दी आ जाएगा, तो देन इट विल गो फॉर द फुल टेबल स्कैन, फॉर न्यू एग्जीक्यूशन प्लान। एक्चुअली वो नया एग्जीक्यूशन प्लान पर वो कंपैरिजन जरूर करेगा कि एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूशन प्लान ऑप्टिमल है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर नया एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। लेकिन अगर आप फोर्स कर देते हैं तो फिर उस केस में क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं देखेगा, वो सिर्फ बाइंड वेरिएबल चेंज करेगा और एग्जीक्यूशन प्लान एग्जिस्टिंग उठाएगा, चाहे वो मोस्ट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए फोर्स जब आप सिमिलर बेहतर होता है। एग्जैक्ट का मतलब है कि क्यूरी, बाइंड वेरिएबल, स्पेसिस एंड सो ऑन, सारी चीजें जब तक एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी हो सकता है वो शेयर नहीं होगा एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है जी, कर्सर शेयरिंग है, यूज PL/SQL व्हेन पॉसिबल, कैशे सीक्वेंस नंबर्स एंड पिन ऑब्जेक्ट्स इन द लाइब्रेरी कैशे। जैसे आप पिन कर सकते हैं ना, कीप कर सकते हैं डाटा, इसी तरीके से आप क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान और PL/SQL और उनके एग्जीक्यूशन प्लान वो लाइब्रेरी कैशे में पिन कर सकते हैं। उसमें वो जब तक आपकी वो आप है डेटाबेस DBMS shared pool dot keep का एक प्रोसीजर है, उसमें आप उसका SQL एड्रेस पास करते हैं या क्यूरी पास कर देते हैं या फिर SQL का एड्रेस पास करते हैं, वो कीप कर देते हैं। ठीक है जी, देन है जी ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। अभी पहले मैंने ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट बताई थी, उसमें SG और PGA दोनों को ओरेकल मैनेज करता है, PGA एग्रीगेट। ठीक है, ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ओरेकल सिर्फ SGA के सब कंपोनेंट्स को खुद मैनेज करता है, बाकी PGA एग्रीगेट आप खुद मैनेज करते हैं और मैनुअली ट्यून्ड कंपोनेंट्स को आप खुद मैनेज करते हैं। जहां पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी वो ओरेकल वहां पे खुद ही शफल करता रहेगा। तो कौन सा पैरामीटर है जो उसको कंट्रोल करेगा ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट को?
SG टारगेट SG अंडरस्कोर टारगेट, SG मैक्स साइज और फिर SG टारगेट. How ASMM works? ASMM is based on workload information that memory manageability monitor captures in the background. Manageability monitor uses memory advisors, and memory is moved to where it is needed by most by the by memory manager. And if an SP file is used, which is recommended, component sizes are saved across shutdown. यानी कि SP फाइल में भी वो स्टोर कर देता है. अच्छा, ये जब ऑटोमेटिक हो रहा होता है नेक्स्ट टाइम उसी ये कॉन्फ़िगरेशन Yes, उसी कॉन्फ़िगरेशन से शटडाउन से वो चेंज नहीं होगा. चेंज. तो अगर आपने इनेबल करनी हो तो SG टारगेट सेट करते हैं आप. SG टारगेट का साइज अगर आपने देखना तो टोटल SG का साइज देख लें, उसमें से फ्री स्पेस जितनी SG के अंदर बची है वो माइनस कर दें तो SG टारगेट को उतना साइज देते हैं. नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं. SG मैक्स साइज जो भी है उसको SG टारगेट को उसको इक्विवेलेंट सेट कर देते हैं. अच्छा, ये भी मैं पढ़ा था कि नॉन जीरो का मतलब ये होता है कि आप मैनुअल मैनेज करते हैं. नहीं, अगर आपका SG टारगेट नॉन जीरो है इसका मतलब है आप ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूज करें. अगर ये जीरो है, देखें अच्छा, SG टारगेट अगर जीरो है तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप मैनुअल यूज करें. अगर SG टारगेट नॉन जीरो है तो उसका क्या मतलब है कि आप ऑटोमेटिक यूज करें. हमने इसको एक मेन टारगेट दे दिया और उसके हिसाब से यस. ओके. डिसेबल करना हो, सेट SG टारगेट टू जीरो, इसको डिसेबल कर देगा. अगर इसको नॉन जीरो करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा. ठीक है. सर, अगर हम उसको जीरो करते हैं तो बाकी पैरामीटर के डिफॉल्ट में उसको उठा देगा. नहीं, वो उस वक्त जो साइज है वो उनको वो साइज है. अच्छा, ठीक है. वो भी shutdown का section में होंगे. सेट टू द करंट साइज. ठीक है. सब जो सुपर ऑर्डर पैरामीटर होंगे जो सुपर के साथ होगा वो शटडाउन कंपैटिबल होंगे फिर. हाँ, डेफिनेटली वो SP फाइल में स्टोर हुए होंगे. सर, ये भी तरीका है ना, इनिशियल आप देखें हाँ. उसको ऑटो में डालें, थोड़ा सा रन लोड आ जाए, थोड़ा सा टर्न आप देखें क्या वहां से उसको उसके क्योंकि वाले का रिकमेंडेड हो जाएंगे. PGA एक सर्वर प्रोसेस को जब बैकग्राउंड प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो PGA कहलाती है. PGA में सब पोर्शन हैं, प्राइवेट SQL एरिया है, कर्सर एरिया है, सेशन मेमोरी है, वर्क एरियाज हैं. ये हमने डिटेल से कवर किए हैं. इसमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो बता दें. PGA आपका बाहर होता है SGA के. अगर आपका डेडिकेटेड कनेक्शन है, अगर शेयर्ड कनेक्शन है तो PGA में सिर्फ और सिर्फ आपका सेशन मेमोरी होती है. बाकी सारा का सारा PGA आपका शेयर्ड पूल में या लार्ज पूल में होता है SGA के अंदर. वो फिर UGA कहलाता है वहाँ पे. ठीक है. सर प्राइवेट SQL एरिया को बता दें. प्राइवेट SQL एरिया आपका जो करंट SQL स्टेटमेंट चल रही है, आपकी वो एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस चला रहा है वो करंट SQL कौन सी चला रहा है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है और वो किस स्टेट पे पहुंची है, वो सारा उसके पास उसके क्विक एग्जीक्यूशन प्लान, वो क्यूरी का सिंटैक्स एंड सो ऑन, स्टेट की इंफॉर्मेशन वो सारी होती है. कर्सर एंड SQL एरिया के अंदर आप देखें एक पैरामीटर होता है ओपन अंडरस्कोर कर्सर का. हाँ, ये ओपन अंडरस्कोर सेशन कैशियड कर्सर्स. ओपन कर्सर्स तो होता है ना, मैक्सिमम कितने कर्सर्स ओपन हो सकते हैं. सेशन कैशियड कर्सर्स का पैरामीटर 50 सेट हुआ है. तो आपका ये जो है पोर्शन कर्सर एंड SQL एरिया, आपकी लास्ट 50 SQL उनकी एग्जीक्यूशन प्लान इसमें पड़े होंगे. उसको फिर लाइब्रेरी कैशे में जाना नहीं पड़ेगा. सब ठीक है. ये जितना हाई होगा उतने ओपन कर्सर उसके पास पड़ेंगे. ये टाइम ऑफ क्रिएशन जो है वो उसमें आ जाएगी. नहीं रहते वो PG क्रिएशन जो होगी. PG क्रिएशन में तो कुछ उस वक्त तो कुछ भी नहीं आएगा ना. जब एक क्यूरी चलेगी उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा तो वो करंट जो क्यूरी है वो प्राइवेट SQL एरिया में जाएगी, जो प्रीवियस SQL है वो कर्सर SQL एरिया में जाएगी. ठीक है. पैरामीटर देखने हो तो आप शो पैरामीटर से देख सकते हैं या बीटा पैरामीटर से आप पैरामीटर्स देख सकते हैं. अगर आपको सारे पैरामीटर्स DB कैशे, जावा पूल, लार्ज पूल, शेयर पूल और ये जीरो नजर आ रहे हो, इसका क्या मतलब है आपकी ऑटोमेटिक शेयर मेमोरी मैनेजमेंट या ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल है. और अगर आपका SG टारगेट जीरो नजर आ रहा हो या मेमोरी टारगेट जीरो नजर आ रहा हो तो इसका मतलब वो डिसेबल्ड है. अगर आपके ये सारे जीरो हों और आपने इनकी वैल्यूज देखनी हो तो परसेंटेज साइज से आप देख बीटा से पैरामीटर में जाके परसेंट अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले पैरामीटर्स हैं वो साइज आपको दिखा देगा. हाँ जी. नहीं देखिए, आप दोनों भी तो सेट कर सकते हैं. आपका अगर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इनेबल्ड है तो ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट खुद ही इनेबल हो जाता है. सर, ये SG टारगेट करंट ग्रेटर देन मेमोरी टारगेट. SG टारगेट यस कैन नॉट बी ग्रेटर देन मेमोरी टारगेट.
Oracle तो ठीक है जैसे ट्रू है हाँ ओरेकल तो ये है, ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रू है। कि वो ऑटोमेटिक बना है हाँ। ओपन कर दोनों ऑटोमेटिक हो हाँ। जाएंगे। दैट्स इट जी। सर एक चीज ये जो ओपन कर्सर होते हैं हाँ। ये कैसे होती है? देखें कितनी क्यूरीज एट अ टाइम रन हो सकती हैं। देखिए क्यूरी जब रन होती है तो कर्सर ओपन होता है ना, एग्जीक्यूशन प्लान जिसको कहते हैं कर्सर कहते हैं। कितने कर्सर्स ओपन हो सकते हैं, वो कर्सर यानी कि एक वक्त में कितने कर्सर्स ओवरऑल आपकी डेटाबेस में ओपन इसमें मतलब 300 हाँ। 300 कोई एक टाइम पे इनिशिएट होता है। है। सर एक यूजिंग प्लान एक कर्सर होता है, हाँ। चाहे वो यूजिंग प्लान यूज हो या ना हो। हाँ वो या हो, जब वो अगर यूज हो रहा है तो वो ओपन है, ठीक है, वो यूज है तो वो ओपन है तो फिर ये ये value गेट का क्या क्या सकते होता है? हैं? जी।